में अपना मैंने अपना अध्ययन भी चल रहा है उनका, और कुछ लोगों का अनुसंधान भी चल रहा है। तो ऐसे आपके श्रोतागण आज हैं, तो आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात रखें, लीना जी। जी, सभी को नमस्कार। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विलंब हो गया। टेक्निकल ग्लिच है शायद। आज का जो विषय मुझे बताया गया है वो है राष्ट्रीय विकास समिति का जो काम है, उसके आधार पर राष्ट्रीय परिवर्तन में इस कार्य की क्या भूमिका रही है। तो मालूम है कि राष्ट्र की हमारी जो संकल्पना है वो हम मानते हैं कि केवल वो एक भौगोलिक या भूमि का टुकड़ा नहीं है, तो ये एक जीता जागता और हमेशा हमें प्रेरणा देने वाला ऐसा स्रोत हमारी भारत माता रही है। और अनादि अनंत काल से हमारा यही विचार हमारी मातृभूमि के प्रति रहा है। तो हमारा समान इतिहास, हमने जो पराक्रम किया है, उसमें हम सब लोग साझी हुए हैं। और हमारे श्रद्धा स्थान भी है। और इनके प्रति हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है वो हमारे राष्ट्र की संकल्पना को पुष्ट करता है। और इसीलिए भारत को हम केवल एक भौगोलिक या देश के स्वरूप में न देखते हुए मातृभूमि कहते हैं। और यही विचार हमारा और विस्तारित होते हुए पृथ्वी की ओर भी इसी तरह से जाता है। इसलिए हमारी संकल्पना बनती है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। यानी ये पृथ्वी जो है ये हमारी माता है। और इस माता को जिस तरह से पुत्र की रक्षा पोषण माता करती है, ठीक उसी तरह से किसी का तो भी माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा लता बंद जी, करेंगे। आपको म्यूट करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, वो वापस ऑन हो जाता है। आप प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ जी। ठीक है तो जी, नमस्ते। जो विचार नमस्कार के प्रति रहा है, तो ये विचार जो है, जिस तरह से हम अपनी माता हमारा रक्षण करती है, तो यही अपेक्षा है कि हम भी अपनी माता का एक मातृ धर्म निभाते हुए रक्षण करें, उसे प्रेम करें। तो ये विचार हमारा विस्तारित हो। राष्ट्र सेविका समिति का जो काम है, इसकी पृष्ठभूमि की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वो समय स्वातंत्र पूर्व का था, और 1905 वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर, जिसे कमल दाते के नाम से पूर्व में जाना जाता था, उनका जन्म हुआ। और वो समय अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण का था, या हम ये सब कह सकते हैं कि देश में अंग्रेजी राज था। और काफी अत्याचार, अपने जो ह्यूमन राइट्स है आज की भाषा में अगर कहे, तो उसको कहीं ना कहीं दबाया जाना, और एक परास्त भावना, गुलामी की भावना सबके अंदर प्रखरता से देखने को मिलती थी। सामान्य जन जो थे वो पीड़ित थे। परंतु हम सबको मालूम है कि आज का अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या के दिन अगर हम कुछ ज्ञान की बातें करें, तो ऐसे ही समय में कुछ टॉर्च बियरर हमारे समाज में दिखे, और उन्होंने भारत को पुनः स्वतंत्र करने के लिए अथक प्रयास करना शुरू किया। हम सबको मालूम है, क्रांति के माध्यम से, शांति के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, कुछ बौद्धिक संपदा को क्रिएट करके, और सभी जनों के मन में फिर से स्वतंत्रता का अलग जगाने का काम भी समाज में चल रहा था। ऐसे समय में कमल दाते का जन्म होता है, और उनके अंदर अपनी माँ के संस्कारों के कारण जो देशभक्ति का अलख जगा, उसके कारण बाल्यावस्था में ही उन्होंने अंग्रेजों का राज जो है वो अस्वीकार किया। जैसे कि रानी विक्टोरिया, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बांटी गई स्कूल में जो मिठाई थी, उन्होंने स्वीकार नहीं की। और उन्होंने कोई गीत भी रानी के उपलक्ष्य में जो लिखा गया था और गाने के लिए कहा गया था, वो भी नहीं गाया। उनका स्पष्ट कहना था कि ये रानी हमारी रानी, हमारी रानी तो सीता है,
हमारी तो रानी झांसी वाली है, हमारी रानी जिजामाता है। ये संस्कार माँ ने देने की वजह से उनके मन में स्पष्ट कल्पना थी कि भारत का राज्य भारतीय लोगों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। ऐसी प्रखर देशभक्ति उनके अंतर्मन में थी। समाज की स्थिति का भी वो अवलोकन करती थी, और उसके कारण तिलक की जो पत्रिका उनके घर में आती थी, माता उसका पाठन करती थी, और कई सारे लोगों को भी एकत्रित करती थी और सामूहिक उसका पठन होता था। और आज क्या विचार समाज में जाने चाहिए, ये जो तिलक जी के विचार थे, उनके माध्यम से सबके जो सबके मन में जो है वो देशभक्ति जागरूक करने का काम कमल की माँ भी करती थी। कि छोटे सी कमल के ऊपर ये सारे संस्कार होते थे, क्योंकि वो भी पत्रिका को सुनती थी, कैसे उनके घर में आता था। तो धीरे धीरे कमल की भावना राष्ट्रीय विचार और अराष्ट्रीय विचार, भारत के लोग भारत के द्वारा संचालित प्रशासन, शासन और व्यवस्था, और अंग्रेजों द्वारा लादी गई हम पर गुलामी की ये जो छाया है, इसके प्रति के विचार जो है उनके मन में स्पष्ट होते गए। उनका विवाह होके वो वर्धा में केळकर परिवार में आई, और मतलब कितने आधुनिक विचारों की लक्ष्मीबाई केळकर जी थी, इसको हम समझ सकते थे, क्योंकि हम सबको मालूम है कहीं ना कहीं मुसलमानों के आक्रमणों के कारण, जिसे हम मुगलों का आक्रमण कहते हैं, अंग्रेजों के आक्रमणों के कारण समाज में कुछ कुरीतियों ने भी जन्म ली। और उन एक कुरीतियों में एक कुरीति ऐसी थी कि डाउरी प्रथा जो थी, इसने भी समाज में अपना स्थान ले लिया था। तो लक्ष्मीबाई ने जब विवाह के समय डाउरी की बात आई, तो उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस युवक से मेरी शादी होनी है, उसको हम डाउरी नहीं देंगे। ऐसे ही युवक का चुनाव मेरे माता पिता ने मेरे लिए करना चाहिए। ऐसा स्पष्ट विचार कमल ने रखा था, और इसीलिए कमल का विवाह केळकर जी से हुआ, और उन्होंने केळकर परिवार में एक बहू के रूप में, माता के रूप में अपना स्थान लिया। समय चल रहा था, लेकिन इस देशभक्त लक्ष्मीबाई के मन में अनेक विचार घर करने लगे। बाल्यकाल से संस्कार तो देशभक्ति के थे ही, परंतु उसके अलावा राष्ट्रीय परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका, अभी जो समय चल रहा है, इस समय में स्वतंत्रता के लिए महिलाएं कैसे प्रयास कर सकती है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, ये विचार जो है उनके मन में बार बार आ रहा था। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इसको करें, क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इसके प्रति अभी तक उनके मन में फर्म कुछ विचार नहीं रहा, और एक जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की ओर वो नहीं जा पाती थी। विवाह के पश्चात उनके परिवार का भी विस्तार हुआ, उनके बेटे हुए, और हम सबको मालूम है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है वो स्थापना हो गई। पूजनीय डॉक्टर जी ने कुछ छोटे छोटे बालकों को लेकर के, कुछ और युवाओं को लेकर के, और संघ की स्थापना कर दी थी, क्योंकि वे भी शुरू में तो क्रांति कार्य से जुड़े थे, एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे। लेकिन उनको ये ध्यान में आया कि जिस प्रक्रिया से कांग्रेस स्वतंत्रता की ओर जा रही है, भारत को स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस पर कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिकल लीडर उस समय का, या सामाजिक लीडर जो है वो अभी तक विचार नहीं कर रहा। स्वतंत्रता के पश्चात इस स्वतंत्रता के साथ भारत को आगे लेके जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। ऐसा पूजनीय डॉक्टर जी को पता चल गया था। ये एक एस्पेक्ट हुआ। और दूसरा एस्पेक्ट ऐसा था कि उन्होंने संशोधन किया। मतलब जैसे वो डॉक्टर थे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो मन के भी डॉक्टर थे, और वो इतिहास के भी डॉक्टर, क्योंकि जब उन्होंने इतिहास के पन्नों को खोला,
उन्होंने सारा ये 1500 वर्ष का भारत के संघर्ष का इतिहास इसका अध्ययन किया। तो उन्हें ये पता चला कि भारत को परतंत्र होने के पीछे के कारण क्या क्या है। तो असंगठित समाज, जाति भेदों में अ, जाति भेद का निर्माण जिस समाज में हुआ है, उसके कारण किसी एक मुद्दे पर भी भारत के लोग एकत्रित नहीं आना चाहते। और ये सारे जो असंगठितता के कारण है, इसके कारण समाज की शक्ति जो है वो हीन हो गई है। और इसीलिए समाज में फिर से शक्ति अगर भरना है, तो जो कृष्ण ने कहा है कि संघ शक्ति कलौ युगे, हमें फिर से संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित आना पड़ेगा। और जो हमारा संगठन मंत्र है, संगच्छध्वम समवदध्वम सन्वो मनांसि जानता, हम सबको एकत्रित होके एक विचार से राष्ट्रीय उत्थान के लिए और आगे चलना पड़ेगा। ये विचार पूजनीय डॉक्टर जी के मन में पक्का होता गया, और उन्होंने समाज को शुरू में संगठित करने के लिए अनेक प्रयोग प्रारंभ कर दिए। और ऐसा ही यशस्वी अभिनव प्रयोग जो है वो संघ की शाखा के रूप में उभर करके आए। जब संघ का प्रारंभ वर्धा में हुआ, शाखा का प्रारंभ वर्धा में हुआ, तो लक्ष्मीबाई केळकर जी के दोनों बेटे जो है वो शाखा में जाए, और शाखा में जाते थे। वहां जो कुछ भी सीख करके आते थे, कभी गीत सीख करके आते थे, कभी कुछ खेल होते थे, कभी बौद्धिक होता था, कभी लाठी काठी का प्रशिक्षण होता था। तो वहां जो भी सीख करके आते थे, वो घर में आने के बाद अपनी माता से चर्चा। तो हम सबको मालूम है ये प्रक्रिया तो होती है कि माता ऐसी व्यक्ति होती है परिवार में, कि जिसके पास हर किसी का मन हल्का होता है। और माँ ग्रहणशील अगर है, सजग है, तो उसे भी ये पता चलता है कि मेरे बच्चों पर क्या संस्कार हो रहे हैं। तो संघ द्वारा अपने बच्चों पर हुए संस्कारों से लक्ष्मीबाई केळकर जी जो है वो बहुत प्रभावित हुई। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जो संस्कार है, आगे चल करके समाज को पुनः गठित करने के लिए और यथा योग्य परिवर्तन के लिए उपयुक्त होंगे। ऐसा ऐसी सोच की ओर लक्ष्मीबाई जी के जो विचार है वो चल चल पड़े। साथ साथ भी वो बहुत अध्ययन भी करती थी। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने रामायण को पढ़ा। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जो सारी हमारे इतिहास है, हमारे ग्रंथ है, जिसके कारण भारत इतने वर्षों के संघर्ष में भी टिका रहा, ऐसे जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है, इन वैल्यूज को पुनः प्रस्थापित करने के लिए एक प्रक्रिया खड़ी करनी पड़ेगी। और इस आंदोलित स्थिति में वो पूजनीय डॉक्टर जी से मिलने के लिए गई। बच्चों ने कहा वैसे तो संघ की शाखा में महिलाएं आती नहीं हैं, परंतु लक्ष्मीबाई केळकर जी ने कहा कि मैं एक स्त्री या महिला के भूमिका से वहां मिलने के लिए नहीं जाने वाली हूँ। मैं जाने वाली हूँ मेरे बच्चों की माता के रूप में। क्योंकि तब एक परिवार के सदस्यों को वहां मिलने के लिए बुलाया गया था। और उन्होंने पूजनीय डॉक्टर जी का समय लिया, और डॉक्टर जी से मिलने के लिए वो गई। और उनके मन के अंदर जो आंदोलन चल रहा था कि समाज की स्थिति ये है, और समाज के 50% हिस्सा जिसे हम महिला कहेंगे, उनका जैसे चाहिए वैसा कंट्रीब्यूशन अभी भी इस राष्ट्रीय परिवर्तन में, इस राष्ट्र के आंदोलन में नहीं हो पा रहा है। उसकी सोच को फिर से रीओरिएंटेड, महिला की सोच को फिर से रीओरिएंट करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि आप महिलाओं को भी संघ की शाखा में आने की अनुमति दे, या आप महिलाओं के बीच में जिस तरह से पुरुषों के लिए आपने काम शुरू किया है, वैसा आप महिलाओं के लिए भी करें। ऐसा विचार जो है लक्ष्मीबाई केळकर जी ने पूजनीय डॉक्टर जी के सम्मुख रखा। पूजनीय डॉक्टर जी को जब ये प्रश्न उनके सामने आया, ये विचार उनके सामने आया, तो उनको ऐसा लगा कि लक्ष्मीबाई जी जो है वो ठीक कह रही है कि महिलाओं के बीच में भी काम करने की आवश्यकता है।
परंतु एक स्पष्टता उन्होंने उस समय लक्ष्मीबाई केळकर जी को दी। उन्होंने कहा, अभी तक जो मैंने विचार किया है वो विचार केवल मैंने पुरुषों के लिए काम करना, उनके व्यक्तित्व का विकास हो इस दृष्टि से संघ की शाखा का प्रारंभ हुआ है, उन पर राष्ट्रीयता के संस्कार हो इस दृष्टि से हमने विचार किया है। परंतु अगर महिलाओं के बीच में काम करना है तो आपको ही इसका प्रारंभ करना पड़ेगा। ऐसा स्पष्ट विचार जो है पूजनीय डॉक्टर जी ने लक्ष्मीबाई के सामने रखा। फिर लक्ष्मीबाई जी को ऐसा लगा कि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि देयर हैज टू बी चेंज इन सोसाइटी, बट नो वन वांट्स टू ओन द चेंज, नो वन वांट्स टू स्टार्ट द चेंज। इसलिए लक्ष्मीबाई केळकर जी ने ये विचार किया कि पूजनीय डॉक्टर जी ने जो विचार मेरे सम्मुख अभी रखा है, इस कार्य को मुझे ही प्रारंभ करना चाहिए। इसका जो बीजारोपण है हमें ही करना होगा, महिलाओं को ही करना होगा। इस विचार को उन्होंने ले लिया और उन्होंने वर्धा में राष्ट्र सेविका समिति की शाखा जो है 1936 के विजयादशमी के दिन जो है शाखा का प्रारंभ उन्होंने कर दिया। शाखा ऐसी विधा है जिसके अंतर व्यक्तिगत संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, उसके बाद एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ना, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर शाखा का कैसा होना चाहिए। उसके बाद एक उद्देश्य को लेकर संस्कारों की श्रृंखला हमें तैयार करनी होगी, ये विचार। और एक व्यवस्थित वेल डिफाइंड कार्य पद्धति, इसका निर्माण जो है हमें करना होगा। और आज जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार बार आउटकम बेस्ड, है ना, किसी भी इनपुट और प्रक्रिया के बाद एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए, इसका भी विचार शाखा में शाखा की विधा में किया गया, कार्य पद्धति में किया गया। और उसके माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए उपयुक्त लीडरशिप जो है उसका भी विचार हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संगठन के विकास के जो आयाम हैं, ये धीरे धीरे शाखा की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं से चर्चा करके और संघ की सहायता से, क्योंकि शुरू में पूजनीय डॉक्टर जी ने लक्ष्मीबाई जी को कहा था कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन राष्ट्र सेविका समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दोनों अलग संगठन रहेंगे। दे विल बी जस्ट लाइक द रेल्स ऑफ द ट्रेन which will run parallel to the same destination. They will help each other, but their function will be separate. उनका पूरा का पूरा फंक्शनिंग जो है वो अलग रहेगा। और धीरे धीरे महिलाओं से बातचीत करते हुए और ये जो विचार है ये इवॉल्व होता गया। तो संगठन के आयाम में ये मैंने जो अभी पूर्व में बातें कही वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। संगठन के विकास के आधार बिंदुओं पर जब विचार हुआ, क्योंकि शाखाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, महिलाएं शाखा की ओर आकर्षित होने लगी। और शाखा का इम्पोर्टेंट एक जो विचार था कि हमारी शाखा कैसी होनी होनी है, तो वो फ्लेक्सिबल होनी। क्योंकि वंदनीय मौसी जी जानती थी कि महिलाओं का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो ये है क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। उसको अपने परिवार में रहते हुए अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राष्ट्रीय कार्य में अगर योगदान है देना है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग्स की जो है वो हमें रखनी होगी। इसलिए महिलाओं को जब फ्री समय होता था, जिसे हम दोपहर का समय कहते थे उस समय, तो उस दोपहर के समय शाखा लगती थी और अनेक विचार, अनेक मंथन उसमें होते थे। तो इसके कारण महिलाओं को सुविधा लगती थी और महिलाओं की संख्या जो है, युवतियों की संख्या है, बालिकाओं की संख्या है, धीरे धीरे शाखा में जो है वो बढ़ने लगी। शुरू में जो लड़कियां शादी होकर के वर्धा से शाखा में संस्कार प्राप्त करके अनेक अनेक देश के अनेक अनेक भागों में जहाँ गई, उन्हें हम कहेंगे कि हमारी शाखा की एम्बेसडर्स रही।
उन्होंने अपने ससुराल में जाने के बाद, कुछ समय के बाद, अपने परिवार का विश्वास संपादन करने के बाद, उन उन गांवों में, उन उन शहरों में, नगरों में शाखा का प्रारंभ किया। और शाखा जो है धीरे धीरे, उसकी अनेक शाखाएं जगह जगह पर होने लगी। और इस तरह से संगठन जो है वो विस्तारित होता गया। संगठन के विकास के कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जैसे कि संगठन का काम करते हुए या शाखा का काम करते हुए, जब भी नई नई शाखा प्रारंभ हो तो हम कुछ बातों को ध्यान में लेते हैं। जैसे कि भौगोलिक रचना कैसी है, कहाँ पर हमें काम करना है, ये शहर है, गांव है, सेवा बस्ती है, यहाँ का टेक्सचर कैसा है, लोगों का टेक्सचर कैसा है, इसके माध्यम से शाखा किस प्रकार से और क्या कार्यक्रम शाखा में होने चाहिए, इसका विचार होता है। फिर एक संपर्क अभियान और संवाद के माध्यम से राष्ट्र सेविका समिति क्या काम करती है, इसको लेकर के हम समाज में जाते हैं। यह एक तत्वनिष्ठ और व्यक्ति निरपेक्ष संगठन है, ये हम सबको मालूम है। क्योंकि जैसे जैसे सेविकाएं शाखा में आती हैं तो वो केवल अपने विकास का विचार नहीं करती, तो वो ये विचार करती है कि जहाँ शाखा लगती है वहाँ समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका मूल्यांकन भी सेविकाएं जो है वो करती है। तो शाखा का विचार ये व्यक्तिनिष्ठ न होते हुए संगठन निष्ठ है, समाज निष्ठ है, राष्ट्रनिष्ठ है। और ये बहुत तात्विक आधार पर हम जो है वो काम करते हैं। और इसका अधिष्ठान है हिंदुत्व। हिंदुत्व की हम ये बोलते हैं अपनी प्रार्थना प्रार्थना में, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। जो तेज इन आक्रमणों के कारण, ये स्वत्व का जो भाव था, इन सारे आक्रमणों के कारण समाज के व्यक्तियों में कम होता नजर आ रहा है, उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए संगठन प्रयास करेगा। और संगठन का प्रयास शाखा के माध्यम से जो है वो होता है। यह स्वयं पोषित और स्वावलंबी ऐसा संगठन है। गुरु दक्षिणा के माध्यम से संगठन जो है वो अपना अ, काम जो है वो आगे बढ़ाता है। फिर हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि इस संगठन का गुरु तो लक्ष्मीबाई केळकर जी को होना चाहिए था ना, क्योंकि उन्होंने शाखा को, संगठन को जन्म दिया। लेकिन जब ये विचार सारी सेविकाओं ने मौसी जी को बताया कि भाई आप ही, आपने ही इस संगठन को शुरू किया है, तो आप ही गुरु के रूप में इस संगठन को आगे लेकर के जाइए, मार्गदर्शिका के रूप में आगे लेकर के जाइए। तब लक्ष्मीबाई जी ने बहुत विचार किया। इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ नहीं, संगठन निष्ठ काम कैसे है। तो जब वंदनीय मौसी जी ने गुरु के संबंध में संगठन को किसे रखना चाहिए, इस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो उन्होंने फिर से अपने इतिहास को अ, अ, उसके अंदर झांका, उसको पढ़ा। तब उन्हें उन्होंने ये पाया कि अपने अनादि अनंत काल के संस्कृति का जो साक्षी है, संवाहक है, ऐसा भगवा ध्वज हमारा गुरु जो है वो बनेगा। और इसके कारण गुरु के रूप में, उसके गुणों के कारण, उसके इतने प्रत्यक्षी, इतिहास के प्रत्यक्षी होने के कारण गुरु के रूप में समिति ने भगवा ध्वज को स्वीकारा। और हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन भगवा ध्वज के सामने यथा संभव जो गुरु दक्षिणा अर्पित होती है, उसके आधार पर संगठन का काम जो है वो चलता है। केवल शाखा में आने से संस्कार मिलेंगे वो तो निश्चित ही है, परंतु और ये जो रचना है पूरी संगठन की, कि सेविका है, फिर वो एक शाखा चलाती है तो मुख्य शिक्षिका है, फिर शाखा की कार्यवाहिका होती है ठीक से काम आगे बढ़ाने के लिए, शाखा की गुरु दक्षिणा का यथा योग्य आय व्यय रखने के लिए निधि प्रमुख होती है, शारीरिक प्रमुख वहां पर होती है जो सारे शारीरिक कार्यक्रमों को आगे लेकर के जाती है। तो ऐसी व्यवस्थित रचना, एक स्ट्रक्चर जो है, शाखा का निर्माण किया गया। और इन जो जिन्हें आज हम अधिकारी कहते हैं, हाँ, वो केवल अधिकार से अधिकारी नहीं बनते हैं, तो एक दायित्व उन पर सौंपा जाता है
तो इन दायित्व का बोध देने के लिए सेविकाओं को व्यवस्थित संगठन समझ, उनकी समझ अच्छे से बैठे, समाज की समझ बैठे, अपने इतिहास का ठीक से आकलन हो और उनके कार्य की दिशा स्पष्ट हो, इस दृष्टि से हर साल जो है वो प्रशिक्षण संगठन में होता है। तो अपने संगठन के विकास के आधार के रूप में जो बिंदु मैं बता रही हूँ, उसमें प्रशिक्षण जो है वो भी एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। तो अपने वर्ग, शिक्षा वर्ग लगते हैं जो 3 स्तर के होते हैं। एक कहते हैं प्रवेश, संगठन में जिन सेविकाओं का प्रवेश होता है उनको संगठन ठीक समझे, इस दृष्टि से प्रवेश वर्ग होता है जो 15 दिन का होता है। फिर प्रबोध वर्ग, और फाइनली तृतीय वर्ष जो होता है उससे हम प्रवीण वर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये सारे वर्ग जो होते हैं वो 15-15 दिन के लगते हैं, हर वर्ष लगते हैं। अलग अलग स्तर होता है, जैसे प्रांत के स्तर पर प्रवेश शिक्षा वर्ग होता है, क्षेत्र मतलब भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है तो वहाँ प्रबोध शिक्षा वर्ग लगता है, और संपूर्ण भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर प्रवीण शिक्षा वर्ग का जो है वो आयोजन हर वर्ष होता है। तो ये एक डायमेंशन, इसके कारण अच्छे से प्रशिक्षित सेविकाएं तैयार होके समाज की अलग अलग विधाओं में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती है, नए नए आयाम जो है संगठन को जोड़ती भी है। फिर सामाजिक परिस्थिति के अनुसार कभी कभी प्रतिक्रिया के रूप में या उत्तर के रूप में, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में भी संगठन काम करता है। व्यक्ति संबंधों का प्रबंधन भी हम करते हैं क्योंकि इतना बड़ा संगठन है। आज 90 वर्ष, 2026 में अगले वर्ष राष्ट्र सेविका समिति को 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। लाखों सेविकाएं जिसे बोलते हैं ना वॉलंटरीली संगठन में जुड़ी हुई है। ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और ये विश्व का अपने आप में महिलाओं का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन डायनेमिक्स या महिलाओं के बीच के जो संबंध होते हैं उसका डायनेमिक्स कितना इम्पोर्टेंट रहता होगा। तो इसका प्रबंधन, इसकी व्यवस्थाएं भी जो है वो ठीक से अपने संगठन में होती है। शाखा एक ऐसा यूनिट है जो संपूर्ण संगठन के कार्य पद्धति को दर्शाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, व्यक्ति का अगर परीक्षण करना है तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन जो है उसका अध्ययन हम करेंगे तो व्यक्ति के पूरे स्वभाव की जानकारी जो है हमें पता चल जाएगी। ऐसा ही सबसे छोटा यूनिट जो होता है संगठन का, जो जैसे कहा ना भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सर्वत्र हूँ, है ना, मैं ही संपूर्ण सृष्टि को चलाता हूँ, मैं ही निर्माता हूँ और मेरे ही कारण चलती है सृष्टि, और मुझे में उसका जो है लोप हो जाता है। तो अर्जुन को कई माध्यम से समझाया, लेकिन अर्जुन को वो समझ नहीं, मतलब समझा लेकिन उसको देखने की लालसा हुई, और इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि इस विराट रूप को आप मेरे सम्मुख प्रस्तुत करिए ताकि मैं इसको और ठीक से जान पाऊं। तो ऐसे ही इस शाखा में केशव हमें अनेक माध्यमों से ऐसे सम्मेलनों में हम प्रस्तुत करते हैं। शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, फिर हमारी प्रदर्शनी होती है। प्रदर्शनी में भी समिति के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी, अनेक पुस्तकें हैं, सेविका प्रकाशन अपना चलता है, उसके माध्यम से समाज में संगठन के विचार पहुंचाने का प्रयास जो है वो होता है। तो अलग अलग आयाम जो है, लेकिन इस सारी चीज का अगर स्मॉल माइक्रो लेवल पे अगर देखना है तो वो हमारी शाखा होती है। और व्यक्ति ही समिति है ऐसा हम बोलते हैं, सेविकाएं ही समिति है, क्योंकि समिति के विचार सेविकाओं के अंदर संस्कारों के माध्यम से, अनेक प्रशिक्षणों के माध्यम से, अधिकारियों से संपर्क जो होता है उसके माध्यम से उसके अंदर आते हैं। इसलिए अगर संगठन को जानना है तो सेविकाओं से मिलना होगा, बातचीत करनी होगी, ऐसा हम कहते हैं।
फिर नेतृत्व एवं कार्यकारिणी की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे मैंने कहा, शाखा कार्यकारिणी, उसके से बड़ा आयाम जो होता है वो मंडल होता है, उसके बाद नगर होता है, फिर जिला होता है, और फिर विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय, ऐसे अलग अलग स्तर पर दायित्व युक्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती है। उनके उनके स्वभाव को जान करके, उनकी विशेषताओं को जान करके, उनकी उपयुक्तता को जान करके ये दायित्व जो है वो सौंपा जाता है। और अलग अलग स्तर पर मार्गदर्शन के रूप में, प्रत्यक्ष कार्यकर्ता के रूप में ये जो नेतृत्व है ये काम करता है। समिति की पृष्ठभूमि जो रही है, इसमें जैसे मैंने कहा, वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर जी ने शुरू में स्वामी विवेकानंद का भी अध्ययन किया। और स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है, उन्होंने जो कहा कि अगर भारत को उड़ना है, तो उड़ना है के रूप में या प्रगति करना है के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण वहां पर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को अगर गरुड़ पक्षी के रूप में हम अगर देखें, और जैसे गरुड़ पक्षी ऊंचे आकाश में उड़ता है, तो उस उड़ान के लिए उसके दोनों पंख जो है वो समान रूप से मजबूत होने चाहिए। बराबर है ना? अगर एक पंख भी कमजोर रहा तो अपेक्षित उड़ान वो नहीं भर पाएगा। तो ठीक वैसे ही भारत रूपी गरुड़ पक्षी को विश्व आकाश में उड़ना है, प्रगति के शिखर पर जाना है, तो उसके दोनों पंख, एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों पंखों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। दोनों का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी, आई मस्ट से, फॉर द नेशनल रीजनरेशन या नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो विचार है लक्ष्मीबाई जी को बहुत अच्छा लगा, और इसी कारण उन्होंने इस संगठन रूपी प्रक्रिया को, शाखा रूपी प्रक्रिया को जो है, या आंदोलन को, इसको शुरू किया, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा विचार जो उनको भाया, या जिसे हम बोलेंगे ना कि कोट्स ऑफ विजडम, जो उन्हें मिले, वो थे महात्मा गांधी की एक सभा से। जब वो एक बार वर्धा में महात्मा गांधी जी की सभा हुई, तो उस सभा में हजारों स्त्री पुरुष, मतलब पुरुष थे, लेकिन महिलाओं की संख्या हम अगर देखें तो मात्र 50-100 ऐसे रही होगी। लेकिन उस समय उनका जो उद्बोधन था उस सभा का, वो पूरा उद्बोधन उन्होंने महिलाओं को देखते हुए किया था। तो सभा संपन्न होने के बाद सारी महिलाएं जो है गांधी जी से, पूजा गांधी जी से मिलने के लिए गई, और उन्होंने गांधी जी को पूछा कि इतने हजारों की संख्या में पुरुष है, लेकिन सारा उद्बोधन आज आपने महिलाओं के लिए ही किया, या महिलाओं को सामने रखते हुए किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? तब गांधी जी ने कहा था कि दिव्य चरित सीता से ज्योतित प्रकट हुए श्री राम। उन्होंने कहा, अगर हम ये चाहते हैं कि भारत में फिर से राम राज्य आए, मतलब हर घर में राम का निर्माण हो, तो उस राम को दिव्य चेतना देने वाली जो है वो सीता है। इसलिए जब तक सीता का चरित्र दिव्य नहीं होता, राम प्रकट नहीं होने वाले। तो ये जो विचार है सीता की दिव्यता का फिर से पुनः स्थापन हर महिला के अंतर्मन में करना, उस भूमिका में उसको लाना, तो हर घर में राम होगा, और फिर राष्ट्रीय परिवर्तन में उसकी भूमिका स्पष्ट होती जाएगी, और भारत में फिर से राम राज्य आएगा। ये विचार वंदनीय मौसी जी जो को था, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके ये दो जो विचार है, उसके कारण भी उन्होंने ये पक्का कर लिया, उन्होंने ये धाड़स कर लिया उस समय कि नहीं, राष्ट्र सेविका समिति की जो स्थापना, योग्यता तो मौसी जी में शुरू से ही थी, विचार भी थी, लेकिन इतना बड़ा काम खड़ा करना, इसके लिए जो धैर्य था, और पारिवारिक जिम्मेदारियों को वंदनीय मौसी जी ने कभी नहीं छोड़ा। अपनी खेती बाड़ी का आय व्यय, जो भी है, परिवार में सारे संबंध, उनकी जो बड़ा बड़ा परिवार था, आने जाने वाले लोग हैं, उनकी अवभगत करना, सबको संभालते हुए, और ऐसा एक सुंदर कार्य निर्माण करने के पीछे उनकी ये जो भूमिका है वो रही।
पूजनीय डॉक्टर जी का हर जगह प्रवास होता था। उस प्रवास में उन्होंने लक्ष्मीबाई केळकर जी के साथ अपने जो विचार थे साझा किए, उनके विचार उनसे उनको जो मिले थे, लक्ष्मीबाई जी के जो विचार उनको मिले थे, वो सारी बातें जगह जगह पर जहाँ भी वो जाते थे, जिन परिवारों में वो रुकते थे, वहां वहां वो बातें जो है वो बताते थे। और ये कहते थे, वर्धा में लक्ष्मीबाई केळकर जी जो है महिलाओं को एकत्रित करके राष्ट्रीय विचारों से जोड़ना चाहती है। आप भी ऐसा कुछ काम यहाँ पर खड़ा खड़ा कीजिए। तो पुणे में उस समय वंदनीय ताई आप्टे जी, इन्होंने भी ऐसा ही काम शुरू किया था। जब डॉक्टर जी उनसे मिलने के लिए गए, तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई केळकर जी का ऐसा काम है। तो वंदनीय मौसी ताई जी ने, ताई आप्टे जी ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने जो छोटा सा मंडल प्रारंभ किया था, उसके उसको राष्ट्र सेविका समिति में विलीन कर दिया। और इस तरह से जहां जहां भंडारा में काम शुरू हुआ, ऐसा जहां जहां छोटे छोटे काम शुरू हुए, हर किसी ने जिसे बोलते हैं अपने काम को राष्ट्र सेविका समिति के काम से जो है वो संलग्न कर दिया। तो तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, इस उद्देश्य को लेकर के चलने वाले राष्ट्र सेविका समिति की कुछ एक मार्गदर्शक नियमावली भी है। तो हम क्या करते हैं, तो विविध स्तर एवं आयु वर्ग की हिंदू महिलाओं को संगठित करके और समाज जागरण करना, राष्ट्रीय दृष्टि से उसे संस्कारित करना, उन्हें स्व संरक्षण बनाना, एक आदर्श कन्या है, भगिनी, माता, पत्नी एवं एक जागरूक नागरिक के रूप में हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति श्रद्धा निर्माण कर भारत को शक्तिशाली बनाना, इस उद्देश्य को लेकर के 90 सालों से ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और वर्तमान में अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली संगठन के बारे में बताऊं, तो संपूर्ण भारत को हम 12 क्षेत्रों में देखते हैं, जिसके 38 प्रांत है, 38 प्रांत है। और लगभग 1042 जिलों तक संगठन का काम है। अ, सेवा कार्य के माध्यम से संगठन काम करता है। मैंने जैसे कहा कि सेविका प्रकाशन एक विभाग है, शारीरिक विभाग, बौद्धिक विभाग, धार्मिक विभाग है, फिर तरुणी विभाग है, प्रचार विभाग है, और संपर्क विभाग है। तो ऐसे ही सेवा कार्य के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम और उपयुक्ता जिसे बोलते हैं सेवा, स्वास्थ्य के संबंध में सेवा देने का काम जो है वो संगठन करता है। अभी तक अगर हम अ, वंदनीय प्रमुख संचालिका जी की श्रृंखला के बारे में सोचे, तो संस्थापक तो प्रमुख संचालिका जो रही है वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर, उनका कार्यकाल 1936 से 78 तक का रहा। उसके बाद सरस्वती ताई आप्टे, जिसे मैंने ताई आप्टे के नाम से आपको अभी बताया, उनका कार्यकाल लगभग 1978 से लेके 94 तक रहा। वंदनीय उषाताई चाटी जी उसके बाद तृतीय प्रमुख संचालिका बनी। वो भंडारा से सेविका थी, विवाह पश्चात नागपुर में आई, और उनका कार्यकाल 1994 से लेके 2006 तक रहा। अभी इसी गत महीने 31 जुलाई को जो ब्रह्मलोक चली गई ऐसी वंदनीय प्रमिला ताई जी मेढे प्रमुख संचालिका रही, चतुर्थ प्रमुख संचालिका रही हैं। वो 2006 से 2012 तक उनका कार्यकाल रहा। और वर्तमान में 2012 के बाद वंदनीय प्रमुख संचालिका के रूप में माननीय शांताक्का जी जो है वो अपना काम जो है वो संभाल रही है। तो इस तरह से प्रमुख संचालिकाएं जो है संगठन की रही है। शाखा, मैंने जैसे कहा ना आपको, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन संगठन में रखा गया है, क्योंकि महिलाओं के बीच में काम करना है। तो महिलाओं की जिम्मेदारी, उनका स्वभाव, इसके अनुरूप शाखा के कार्यक्रम होते हैं। उदाहरण एक बताना चाहूंगी। आज हम तो योग दिन विश्व वैश्विक स्तर पर मनाते हैं। जब स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए योग ये विशेष शाखा में लाया गया, तो सूर्य नमस्कार की बात चल रही थी उस समय, जब मौसी वंदनी मौसी जी प्रमुख संचालिका थी। तो उन्होंने सारे योग जो है, सारे आसन सूर्य नमस्कार के देखे।
और उन्हें ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए अगर सूर्य नमस्कार की बात होनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो उस समय वो योगाभ्यासी मंडल गई और वहां पर वो जनार्दन स्वामी जी से मिली, उनको बताया कि हम ये चाहते हैं कि महिलाएं भी सूर्य नमस्कार करें। तो उनके मार्गदर्शन में दो आसनों को जोड़ते हुए और 12 अंकताल का सूर्य नमस्कार समिति की शाखा में पहली बार प्रयोग में लाया गया। और फिर महिलाओं का स्वास्थ्य उनके लिए उपयुक्तता वो सिद्ध हुई। तो ऐसी संशोधक वृत्ति, रिसर्च की वृत्ति भी जो है वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर जी की रही है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इतना अंदर तक का विचार जो है वो संगठन में होता है। और इस दृष्टि से शाखा का, मैंने कहा ना, अलग अलग समय की आज शाखा लगती है। दैनिक और साप्ताहिक शाखा के रूप में या मासिक मिलन के रूप में भी अपना काम चलता है। शाखा में प्रातः शाखा हो सकती है, जैसे आज हम प्रातः काल मिले हैं, 5 बजे मिले हैं। फिर साप्ताहिक शाखा, मध्याह्न शाखा, सायं शाखा, रात्रि शाखा, ऐसे अलग अलग समय शाखाएं लगती हैं। और 4,000 के ऊपर आज भारतवर्ष में शाखाएं लगती हैं और लाखों सेविकाएं संगठन कार्य से जुड़ी हुई हैं। तो केवल संगठन निर्माण किया, व्यक्ति निर्माण किया और संगठन का काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो विभिन्न परिस्थिति में संगठन ने भूमिका निभाई है। अगर मैं थोड़ी सी आपके पास सामने कुछ भूमिका की श्रृंखला रखूं, तो 1942 में चले जाओ आंदोलन में सेविकाएं सहभागी रही। 47 में जब से हम भारत विभाजित स्वतंत्रता हमें मिली, उस समय 1947 14 अगस्त को वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर और वेणुताई, ये दोनों सिंध प्रांत कि कराची में जाकर के उन्होंने सिंध की बहनों को संबोधित किया था और उनका ढाढ़स बंधाया। और उन्होंने उन सारी बहनों को उनकी सुरक्षा और आगे के जीवन के लिए आप भारत में आ जाइए और परिवारों में हम आपकी व्यवस्था रहने की करेंगे, ऐसा उनको बताया। और कई सारी सेविकाएं जहाज के माध्यम से मुंबई आई थी और लगभग 700 बहनों का निवास की व्यवस्था उस समय राष्ट्र सेविका समिति ने अलग अलग परिवारों में महिलाओं की थी। फिर अ, गांधीवध के पश्चात जो संघ पर पाबंदी लगाई गई थी, उस समय सत्याग्रह में महिलाएं जो है सहभागी हुई थी। 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन में बहुत प्रखर भूमिकाएं सेविकाओं ने निभाई थी। 1962 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय प्रथमोपचार के लिए सहयोग जो है समिति की सेविकाओं ने किया। 1965 में पाक का जो आक्रमण हुआ था, उस समय एक बेस कैंप को भेंट देना, राखी बांधना और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी एक हस्ताक्षर के रूप में लगभग 25,000 हस्ताक्षर सेविकाओं ने उस समय किए थे। 1971 में भारत पाक युद्ध के दरमियान इंदिरा गांधी जी को पत्र लिख करके और उनका ढाढ़स जो है वो बंधाया था। आपातकाल में संदेश भेजना, 1975, आज इस वर्ष हमने आपातकाल के 50 वर्ष मनाए हैं। तो आपातकाल के दरमियान भी परिवारों में मिलना, संदेश भेजना, आश्रय देना, जो स्वयं सेवक है उन्हें सत्याग्रह में सहभागी होना। 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिकाएं सेविकाओं ने निभाई थी। अमरनाथ आंदोलन में भी सेविकाएं जो है वो सहभागी हुई थी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन। लेकिन जब भी आपदा आती है तो संगठन जुड़ करके सामने, मुखर करके सामने आता है। तो पुणे में जब पानशेत बांध टूटा था 1961 में, तो पूरा का पूरा गांव जो है इसमें आ गया था, प्रभावित हुआ था। उस समय पूरा गांव जो है बसाया गया था और पूरी की पूरी व्यवस्था गांव की समिति की सेविकाओं ने की थी। राउतवाड़ी में जब अकाल आया था तभी सेविकाएं सामने गई। भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, तो अपने मध्य भारत की सेविकाएं दौड़ के गई थी। गुजरात में सूखा पड़ा था, फिर उत्तरकाशी का भूकंप हो, लातूर का भूकंप हो, सुनामी हो, उत्तराखंड की त्रासदी हो या पूर्वांचल की बात हो,
हर समय जब जब आपदाएं आई है, समिति की सेविकाएं जो है संगठित रूप से समाज को सहायता करने के लिए, अपनत्व के भाव से सहायता करने के लिए आगे बढ़ी है। अनेक जागरण अभियान भी संगठन ने चलाए हैं। प्रमुखता से गो हत्या बंदी अभियान, धर्मांतरण को रोको अभियान, वंदे मातरम का भाव जगाने के लिए, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर बचाओ का आंदोलन, उसमें बहुत अच्छी भूमिकाएं सेविकाओं की रही है। फिर रास्तों का नामकरण, इसके विषय में भी एक जागरण। धन्यवाद देते हैं वर्तमान सरकार को कि उन्होंने अनेक शहरों के नाम बदल करके जो हमारे राष्ट्रीय अभिमान का विषय है वो नामकरण इस सरकार ने किया है। तो ये जो विचार है कहीं ना कहीं इन सबको संगठन से मिलता होगा, ऐसा लगता है। तो सेविकाओं का भी बहुत बड़ी भूमिका नामकरण के संबंध में रही है। फिर आज आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं, सुनते हैं, तो ये आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हम स्वदेशी को और स्वदेशी को अपनाएंगे। तो अगर स्वदेशी को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के जो उद्योग है, यहाँ की जो एक अर्थ प्रणाली जो चलती है, ये भारत को और पुष्ट बनाएगी। तो स्वदेश जागरण भाव का जागरण 1995 में बहुत अच्छी भूमिका संगठन ने की थी। अश्लील विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं के चरित्र को एक विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सिनेमा होते हैं, विज्ञापन होते हैं, तो एक सतर्कता से सेविकाएं हमेशा ऐसे अश्लील विज्ञापन इसका विरोध करती हैं। और या तो पत्र भेजती है या तो फिर सामने ला करके हस्ताक्षर करके या मिल करके इन विषयों का जागरण जो है वो चलते रहता है। समिति में वंदनीय मौसी जी ने आराध्य के रूप में अष्टभुजा को रखा। और अष्टभुजा यानी अष्टावधानी व्यक्तित्व, है ना। तो ऐसे ही अष्टावधानी हम बने, ऐसा विचार लेकर के वो चित्र हमें प्रेरणा देता है। ठीक वैसे ही आदर्श के रूप में मातृत्व का आदर्श हमारे लिए जिजाबाई, नेतृत्व का आदर्श हमारे लिए रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और कर्तृत्व के आदर्श के रूप में अभी जिनकी हमने 300वीं जन्म जयंती मनाई, वो अहिल्याबाई होळकर जी। ऐसे तीन आदर्श लक्ष्मीबाई जी ने हमारे सम्मुख रखे हैं। संगठन को समाज को संगठन का दर्शन है, समाज भी संगठन से जुड़े और उस कार्यक्रमों में सहभागी हो, इस दृष्टि से संगठन में विविध उत्सवों का भी आयोजन होता है। 5 उत्सव और 3 विशेष दिन के रूप में संगठन में मनाए जाते हैं। एक वर्ष प्रतिपदा, फिर गुरु पूर्णिमा उत्सव, रक्षाबंधन उत्सव, विजयादशमी उत्सव और मकर संक्रमण उत्सव। तो ये 5 उत्सव समाजाभिमुख कार्यक्रम लेते हुए और समाज जोड़ने के लिए उपयुक्त ठहरते हैं। संगठन को जाना जाता है, समाज के अनेक विषय जो होते हैं उसे भी इस माध्यम से एड्रेस किया जाता है, उसके संबंध में जो है वो बताया जाता है। फिर संकल्प दिन मनाया जाता है। वंदनीय मौसी जी का जन्म दिवस जो है वो संकल्प दिन में मनाते हैं। और उनकी जो पुण्यतिथि है वो हम संपर्क दिन के रूप में मनाते हैं। समाज में जाते हैं, संपर्क करते हैं, नवीन नवीन कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं। और सेवा दिन के रूप में हम वंदनीय ताई आपटे जी का जो जन्म दिवस है उसको मनाते हैं। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग दिवस, अलग अलग उत्सव जो है संगठन में मनाते हैं। संगठन का काम ज्यादा मतलब बढ़े और एक फोकस उसे मिले, इस दृष्टि से संगठन में प्रचारिका व्यवस्था जो है ये 1952 से प्रारंभ हुई। और माननीय सिंधुताई जी फाटक ये अपने राष्ट्र सेविका समिति की प्रथम प्रचारिका जो है वो बनी। और उसके बाद में अनेक सेविकाएं अपने जीवन को समर्पित करते हुए या पूर्ण जीवन राष्ट्र कार्य के लिए देते हुए प्रचारिका के रूप में काम करती है। ऐसी अनेक प्रचारिकाएं हमारा मार्गदर्शन तो करती है,
कार्य विस्तार के लिए अनेक लोगों को प्रेरणा भी देती है। मैंने संगठन के अनेक विभागों के बारे में जानकारी जो है वो आपको दी। इन विभागों को अ, व्यक्ति निर्माण के हिसाब से तो निर्माण हुआ ही है, लेकिन अलग अलग पैशन की बहनें संगठन से जुड़े, जैसे जिनको खेल में बहुत रुचि है। इस दृष्टि से शारीरिक विभाग से महिलाएं जुड़ती है, मतलब शाखा में आती है और धीरे धीरे विभाग से भी जुड़ती है। ऐसा विचार जो है करके अनेक विभाग, और जैसे हम बोलते हैं ना कि शाखा में हमें क्या मिलता है, तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की विधा ये शाखा है। तो इन सारे कामों को करने के लिए जिन जिन कार्य विभागों की आवश्यकता है, उन सारे कार्य विभागों का अंतर्भाव जो है वो किया गया है। संगठन केवल राष्ट्र सेविका समिति यानी भारत में इसका काम है ऐसा नहीं। दुनिया के 26 देशों में राष्ट्र सेविका समिति का काम जो है वो चलता है। वहां पर हिंदू स्वयंसेवक संघ या फिर हिंदू सेविका समिति अ, या फिर परिवार शाखा, मतलब वहाँ या तो सेविकाओं की अलग शाखा रहेगी। कुछ देशों, मैंने कहा ना, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है उसके अनुसार जो है वो शाखा जो है उसका डिजाइन होता है। जहाँ संभव नहीं है वहाँ परिवार शाखा चलती है, तो फिर वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलती है। और अगर संभव है तो हिंदू सेविका समिति से के नाम से भी चलती है। तो केनिया, यूके, यूएस, ऐसे अनेक देशों में, अफ्रीका में भी के शाखा चलती है। तो अनेक देशों में जो है वो शाखाएं चलती हैं। और वहां पर भी जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, शाखा के कार्यक्रम है, उनका जो डिजाइन है, वहाँ की उपयुक्तता और एवं अपने जो तत्व है उनको इंस्टिल करने के लिए जो है वो विचार होता है। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति का विकास करना, विकसित व्यक्ति जो है वो समाज देना, समाज में अच्छा काम अलग अलग आयामों के माध्यम से खड़ा करना, या फिर जो अच्छे काम चल रहे हैं उसमें सहभागी होना, उस काम में सहभागी होते हुए जो अन्य समाज के जन हैं, सुधी जन हैं, उन लोगों को भी अपने काम से जोड़ते हुए संपूर्ण समाज की भूमिका, अ, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण में करने का काम जो है ये राष्ट्र सेविका समिति करती है। और विविध शताब्दियों को भी हम मनाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि त्रिशताब्दी हमने मनाई अहिल्याबाई जी की, जिसमें लगभग 4 लाख सेविकाएं, महिलाएं, सेविका एवं महिलाएं, अनेक 3,000 4,000 से ऊपर कार्यक्रम संगठन के द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लोगों के लिए लिए गए। और इसके कारण एक व्यापक जनसंपर्क जो है वो हुआ। कई जगहों पर संघर्ष संगोष्ठियां हुई, कई नाटिकाएं हुई, कई जगहों पर गीतों के द्वारा श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए। कई स्कूलों में अहिल्याबाई के जीवन को हमने बताया, कई आर्टिकल्स लिखे गए। तो इस तरह से ये जो व्यापक अहिल्याबाई जी के जीवन को समाज में समाज में बताने का काम जो है इन कार्यक्रमों के द्वारा जो है वो हुआ। तो इस तरह से हर वर्ष मतलब उस वर्ष की विशेषता को लेकर के समाज में उस चरित्र को बताने का काम ये तो कार्यक्रमों के माध्यम से होता ही है, परंतु दिनदर्शिका के माध्यम से भी हम करते हैं। जैसे आने वाला समय जो है रानी दुर्गावती का भी समय है, और संघ की शताब्दी वर्ष भी है। तो दिनदर्शिका के ऐसे अलग अलग विषय लेकर के और उन चरित्र को या विकास यात्रा को लिखा जाता है, ताकि समाज में उसके संबंध में जो है धारणाएं जो है वो स्पष्ट होती जाए। भारत की नाड़ी ये हिंदुत्व की नाड़ी है। इस नाड़ी को पुनः हमें अ, जो कभी क्षीण हुई ऐसे लगता था, लेकिन फिर से उसको अपने मूल स्वरूप में लाना है।
संपूर्ण समाज को हमें संगठित करना है, जाति भेद विरहित, और सब समाज एक है, हम सब एक है, एक कुटुंब के, एक परिवार के, एक एक परिवार के हम सदस्य हैं। ऐसे जो भारत की संबंधों की संस्कृति है, उसकी और हमें फिर से समाज को लेकर के जाना है। समाज में अनेक प्रश्न हैं, लेकिन उन प्रश्नों की चर्चा न करते हुए उन प्रश्नों के मूल तक जाना, और उपयुक्त उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके लिए समाधान क्या हो सकता है, किस तरह से हम अपने समाज को फिर से उस विश्व गुरु के लिए तैयार करें, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार करें। ऐसी हर किसी की काठी हमें तैयार करनी है। हम सबको वो प्रसंग मालूम है कि एक बार गोकुल में बहुत इंद्रदेव के प्रकोप के कारण बहुत वर्षा हुई, और उसके कारण जो है गोवर्धन पर्वत उठाना चाहिए, और हम सब मिलकर के उठा करके उसकी छाया में अ, अपने आप को सुरक्षित करेंगे, ऐसा विचार कृष्ण ने दिया था। बालक है उस समय, कुछ किशोर होगा, किशोर अवस्था का उदाहरण है। तो लोगों को ऐसा लगा कि अरे ये संभव नहीं है, पर्वत भी किसी ने उठाया है क्या? लेकिन हर किसी ने कहा, मतलब कृष्ण ने कहा हर किसी को कि नहीं, अपनी काठी जो है वो लेकर के आना है। तो हर किसी ने काठी लगाई, और कृष्ण ने भी अपनी उंगली लगाई है, और उन्होंने ये जो गोवर्धन रूपी पर्वत है इसको उठाया है। ऐसे ही ये भारत माता जो है, इसे हमें उठाना है। उठाना किस रूप में है? इस समय विश्व गुरु के रूप में उठाना है। और ये जो गुरुतर भूमिका है, इसके लिए हर व्यक्ति का गुरुतर होना आवश्यक है। तो ही ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दायित्व है, गुरु भार है, इसको हम संभाल पाएंगे। तो संगठन ने हर किसी के हर किसी को कहा है कि अपनी काठी तैयार करे, और हम फिर मिल करके इस भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे। समाज को एक अच्छी दिशा, और कभी कभी समाज से दिशा लेने का काम, क्योंकि राष्ट्र सेविका समिति समाज में अलग से संगठन नहीं है, तो ये समाज में एक संगठन है। और समाज को संगठित करने का प्रयास, समाज का दर्शन हम संगठन में देखते हैं, संगठन का दर्शन समाज में हो, ऐसी एक पारिवारिक भूमिका के रूप में संगठन काम कर रहा है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस इतना ही। कुछ जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट में ले सकते हैं। मनु जी। जी। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। आपने राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में हमको, जो आपका उद्बोधन रहा आज, बहुत ही विस्तृत रूप में रहा। हमारे पास कुछ ही चंद ही मिनट हैं, तो एक या दो प्रश्न हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करें, और फिर प्रश्न अपना रखें। लीना जी, मेरा एक प्रश्न है। अ, हाँ, इसमें, बताइए। हाँ, तो आपने बताया कि राष्ट्रीय सेविका समिति के मुख्य उद्देश्यों में जो मेरी समझ में आया है कि राष्ट्रीय विचारों से जोड़ना, आपदा में सहायता करना, और अनेक माने अभियानों में सहभागी होना, ऐसा रहा है। हम जब अपना अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये भी समझते हैं कि भारत की स्थिति अगर बदलनी है तो उसमें कुटुंब प्रबोधन और कुटुंब सुदृढ़ीकरण, ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। उस दिशा में राष्ट्रीय सेविका समिति का कुछ कोई एक अभियान रहा है, या किसी रूप में कुटुंबों को, हमारी कुटुंब व्यवस्था को वापस कैसे, माने महिलाएं तो कुटुंब का केंद्र होती ही हैं, तो इसको कैसे वापस लेके आना है, इस दिशा में भी कुछ चिंतन रहा है या कुछ बात रही है, तो उसमें कुछ बताएं। जी मनु जी, बहुत अच्छा और उपयुक्त प्रश्न है। समयोचित है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ।
जैसे आपने शुरू में कहा कि महिलाओं में काम करते हैं, तो ये सारे विचार तो महिलाओं में दे ही रहे, लेकिन एक विशेष प्रयास के तहत कुटुंब प्रबोधन का काम जो है वो समिति के माध्यम से भी चलता है। कई जगहों पर संपर्क करके महिलाओं को एकत्रित ला करके, जो समिति की शाखा में नहीं आती, ऐसी महिलाओं के लिए भी कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम चलते हैं। हम जब संपर्क के लिए जाते हैं नवीन सेविकाओं के, प्रबुद्ध महिलाओं के बीच में सेवा बस्ती में, तब कुटुंब की महत्ता और उसके प्रति हमारे दायित्व को जो है वो तो बताते ही है। उसके अलावा हमारा तरुणी विभाग जो है अपना, उस तरुणी विभाग में जो अभी विवाह के कगार पे खड़ी है लड़कियां, उस आयु की है, उनके बीच भी काउंसलिंग का काम चलता है। क्योंकि आज आपने सत्य कहा, करियर के पीछे बहुत भागा जा रहा है, और उसके मतलब एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली और एट द कॉस्ट ऑफ विवाह, यहाँ तक कि हमारी आज जो विचार है, जिन्हें हम शत्रु विचार भी कह सकते हैं, उन्होंने अपना घर कर लिया है। तो ऐसे समय में तरुणी विभाग के द्वारा अनेक चर्चा सत्रों का आयोजन, उनका काउंसलिंग करना, उन्हें परिवार के मतलब इम्पोर्टेंस को बताना, महत्ता को बताना, और अगर सुरक्षित रहना है हम सबको हिंदू के रूप में, समाज के रूप में, भारत के रूप में, तो परिवार जो है, जैसे मैंने कहा समिति की शाखा एक इकाई है संगठन का, वैसे ही राष्ट्र की प्रथम इकाई हमारा परिवार होता है। तो इस तरह से भी कार्यक्रम काम जो है संगठन का चल रहा है। जी, सर्जना जी ने भी हैंड रेस किया है। सुधीर जी, बहुत संक्षिप्त में समय हुआ है। मुझे लगता है कि आप अपना प्रश्न लिखकर भेजें और हम लीना ताई से हम उसका उत्तर ले पाए, ऐसा। बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आज हमारे सभी अभिनेता आपके उद्बोधन से बहुत लाभान्वित हुए हैं। अक्सर हम लोग आरएसएस से तो परिचित होते हैं, परंतु आरएसएस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इससे तो परिचित होते हैं, परंतु आरएसएस से ही राष्ट्र सेविका समिति भी है, इसका कदाचित अनेक लोगों को पहली बार परिचय हुआ होगा। तो एक महिलाओं का कितना बड़ा संगठन है, ये जानकर हमको सानंद आश्चर्य होता है, और कितने व्यापक पैमाने पर और कितने विविध प्रकार के कार्य समिति कर रही है। तो हम सब लोगों को परिचय तो अधिक अधिक प्राप्त करना ही चाहिए। अपने घर की बहनों को, उन सबको राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में भी जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा अब ये लीना ताई का उद्बोधन सुनकर हम सबको निश्चित ही लगा होगा। हम संघ को तो जानते हैं, संघ की शाखा, संघ के कार्यक्रम आदि सब देखे हैं। कुछ लोग हमारे में से वेरी इंटेलेक्चुअली हम संघ को जानते हैं, उसी प्रकार से इंटेलेक्चुअली राष्ट्र सेविका समिति को जानने का ये प्रयास है। प्रत्यक्ष रूप में भी हम जाकर देखें तो कृति के रूप में और भावना के रूप में भी क्योंकि शासन संगठितता आती है, उसका भी अनुभव करने की आवश्यकता है। तो हम ये भी करें तो फिर हम जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा उस कार्य को फल मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना आज से 100 वर्ष पूर्व प्रथम उच्चारित हुई पूजनीय डॉक्टर साहब के द्वारा। 1936 से राष्ट्र सेविका समिति ने भी हिंदू राष्ट्र की ही के बारे में प्रश्न पूछा मनु जी ने। तो समिति की जो प्रार्थना है